जय हिंद एवरीवन। यूट्यूब चैनल पे आपका नव भारत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि एग्ज़ाम 7 को होने जा रही है सीटेट की, तो कल जो है सो टुमारो 8 AM में आपका एसएसटी की मैराथन होने वाली है। और 12 बजे जो है सो मैथ का मैराथन होने वाली है। और मैं अजय कुमार, मेरा सीडीपी का जो है मैराथन आपको शाम में 4 बजे से होने वाली है। और जिसमें कि पूरे सीडीपी के हर चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ओवरव्यू कंटेंट पूरी डाली जाएगी, और जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हद तक आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, तो आज चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन काफ़ी रोचक ढंग से, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन एक में दिया है पूर्व संक्रियात्मक, दो में मूर्त संक्रियात्मक और संवेदी प्रेरक अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग क्या दिए हैं ऑप्शन? आप लोग भी दिए हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के चिंतन प्रारंभ करता है, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा है कि लॉजिक लॉजिक आ जाता है जी। हाँ, लॉजिक आ जा रहा है ना। तो लॉजिक जैसे ही आ जाता है तो कौन सा स्टेज में जाएगा? 3 प्यारे के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि कितने स्टेज। इसके बारे में तो HMT याद रखना ही होगा। क्या याद रखना होगा? HMT, हेड, माइंड और थिंकिंग। इन्होंने बोला कॉग्निटिव को, कॉग्निटिव के बारे में क्या बोला? हेड, माइंड, थिंकिंग के बारे में। और इसके साथ ये 4 बात बोली गई है, 4 अवस्था। बच्चे की कितने अवस्था? 4 अवस्था, जिसमें कि पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? सेंसरी। कितना? 0 से 2 वर्ष। सेकेंड क्या होता है? प्री ऑपरेशनल, होता है कि नहीं? और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 2 से 7 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? कंक्रीट, मतलब 7 से 11 वर्ष। और नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट, और ये 11+ आ जा रहा है। क्या? 11+। तो जैसा कि हम लेक्चर में अपना थियरी क्लास में मैंने बताया था, सेंसरी का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यही 2 चीज ने बताया था इसमें। उसके बाद प्री ऑपरेशनल में क्या होता है? लॉजिक की कमी होती है, लैक ऑफ लॉजिक, मतलब तर्क की कमी होती है। सीरियसन, क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों की क्या होती है? कमी होती है। साथ साथ में इगोसेंट्रिज्म की भी बात होती है। वो प्रतीकात्मक रूप से बच्चे जो है सो अपने पे इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि लॉजिक की कमी होती है, शायद इस वजह से करता है। क्लियर है? और कंक्रीट में क्या होता है? जब बच्चे चीज़ों को रूबरू वास्तविक रूप से अंडरस्टैंड करने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कंक्रीट की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? कंक्रीट की बात कर रही है। क्लियर है ये? क्वेश्चन में मैडम आप देखिए, क्वेश्चन में देखिए ये क्या दिया हुआ है? तार्किक रूप से वस्तु और घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप ध्यान से सुनेंगे, कि बच्चा सेंसरी में तो ज्यादा कुछ जानता नहीं है, हर चीज का अभाव रहता है उसके अंदर। ठीक है, इसलिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ये बात को मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, उसके बाद जब हम प्री ऑपरेशनल में जब एंट्री करते हैं, तो लॉजिक की कमी होती है। किसकी कमी होती है? लॉजिक की कमी होती है। और सबसे गहराई वाली बात है कि लॉजिक की कमी होने के साथ साथ लॉजिक आना भी धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही लॉजिक पूर्णतः आना स्टार्ट होता है, तब तक वो किस अवस्था में एंट्री कर जाता है? कंक्रीट में कर जाता है।
क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि हर लेवल जो है एक दूसरे लेवल से ओवरलैप, ये नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इतना ही टाइम में ये हो जाता है। बात समझ रहे हैं? बचपन से आप यहाँ तक आए हैं तो आपको फिक्स टाइम पता है कि इस टाइम में हम इतना ही सीखे थे। वो कब पड़ाव एक दूसरे से दूसरे स्तर में अब इंटर कर जाता है, वो नहीं समझ में आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जब जीन पियाजे पढ़ते हैं तो हर लेवल दूसरे लेवल से कोरिलेट है। ठीक है, आप एज में भी देखिए 0 से 2 वर्ष, इसमें 2 से 7, 7 से 11। अगर ऐसा होता है तो 0 से 2 दिए, इसमें 3 से 7 देते, आप कह सकते थे कि इतना में ही ये फिक्स था। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हर लेवल दूसरे लेवल से ओवरलैप है थोड़ा बहुत, ठीक ना? तो इस वजह से मूर्त रूप से, मूर्त अवस्था भी है, अमूर्त संक्रियात्मक भी है। कंक्रीट की बात कर रही है ना? इसका मतलब इसमें लॉजिक पूरी तरह से आ जाती है। पिछले टाइम भी बताया था रिवर्सिबिलिटी की बात, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। एक क्वेश्चन होता है कि कोई बच्चा जो है सो बर्फ से पानी बन जाता है, लेकिन पानी से बर्फ बन जाना, पानी से बर्फ बनता है जी, लेकिन बर्फ से पानी बनना, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। कब? ये प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। और जब हम कंक्रीट में घुसते हैं 7 से 11 में, तो वो बच्चा समझ अंडरस्टैंड करने लगता है कि पानी से बर्फ, आइस तो बन रहा है, लेकिन आइस से भी कन्वर्ट हो सकता है पानी में। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बढ़ने लगता है। और एक चीज और बताया था कि ये मूर्त और अमूर्त होता क्या है। मूर्त और अमूर्त होता क्या है कि मूर्त का मतलब ही होता है कि किसी चीज से साक्ष्य एकदम वास्तविक रूप से क्या देखना, रूबरू होना, कंफर्म होना। बात समझ रहे हैं? जैसे किसी पूजा वगैरह में जाते हैं, बोलते हैं ना कि चलो मूर्ति देखने जाते हैं, तो मूर्ति देखने जाते हैं तो 100% मूर्ति देखते हैं ना, उसका किसी उसके बारे में किसी विवेचना जो करना पड़ेगा वो दूसरे का सुनना तो नहीं पड़ेगा। आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है, नहीं है, मूर्त रूप से है कि नहीं है। और जब हम अमूर्त की बात करते हैं तो जब मूर्ति नहीं भी रहेगा और हम उसका चर्चा करेंगे तो आपके माइंड में वो पिक्चर आने लगेगा, तो वो आप अमूर्त चिंतन कहने लगते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे, 5th क्लास तक तो ठीक था, 4th तक, जैसे ही 5th 6th में क्लास में गए, टीचर पढ़ाना स्टार्ट किया, x बराबर 10 मैंगो, एक मैंगो का दाम 5 रुपया है, तो x का वैल्यू निकालें, क्योंकि x बराबर 10 मैंगो दिया हुआ है। तो बच्चा जो है वो मूर्त चीज में, चूंकि स्टार्टिंग से मूर्त चीज में पढ़ा था, ये 4 एप्पल, तो एप्पल दिखाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही x बराबर 10 मैंगो बोल दिया तो बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि क्या होता है x बराबर क्यों माने, हम 12 माने, 15 माने, नहीं है मानेंगे। इस तरह का उसके अंदर एक नैरेटिव होता है, डिस्कशन होती है। धीरे 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 उन चीजों को वो क्या करता है, ग्रेसअप करने लगता है, और एक दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, x बराबर 10 मैंगो बोल रहा है तो हमको 10 मानना होगा, और एक का इतना है तो 10 में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू हमको निकल जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी मूर्त की बात कर रही है, तो मतलब लॉजिक एकदम आ गया, सारा चीज सच्चाई एकदम रूबरू 100% हो रहे हैं। इस बात से सहमत है आप लोग? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, कूदना, दौड़ना, लिखना और चटना। क्या हो जाएगा इसमें से? आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक, सूक्ष्म मतलब क्या हो रहा है, सूक्ष्म मतलब क्या? गांव घर में, गांव घर में आप समझिए, हमारे माहौल में, हमारा जो एनवायरमेंट है, यहाँ पे कहा जाता है ताकि कते मेहन काम करे छे। मेहन काम करे छे मतलब कि एकदम सूक्ष्म रूप से काम करता है, ठीक है। और इसमें जो कूदना उदना, कूदना दौड़ना चढ़ना है, इसमें बारीकी वाली बात नहीं है, वो एक्सपीरियंस पे है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो राइटिंग की काम होती है, राइटिंग का इम्प्रूवमेंट, ये बहुत बारीकी से होती है। जस्ट लाइक आप पेंटिंग जिस तरह सीखते हैं, तो वो भी पूरा एकदम सूक्ष्म काम है। क्या है?
सूक्ष्म काम है, बात समझ, बहुत बारीकी ढूंढता है। तो जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें सूक्ष्मता खोजती है। तो आप लिखते भी हैं तो हैंडराइटिंग में भी आजकल देखते हैं हम रील्स वगैरह में आते रहता है कि बच्चे का परफेक्ट हैंडराइटिंग देखना चाहते हैं तो ये इस टाइप का लाइए कि उसी पे घासिए और बच्चे का हैंडराइटिंग परफेक्ट बनाइए, ऐसा बोलता है ना, क्योंकि ये सूक्ष्मता की बात है। क्या आ जाएगा आंसर इसका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? एक दुर्घटना के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले बच्चे को शिक्षक परामर्श देने की कोशिश करता है। निम्न में से कौन सा परामर्श विद्यालय में देना सबसे उचित है? ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। एक उपासक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। ठीक है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। छात्रों को उनके भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित सलाह है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से ही कराया जा सकता है। आप लोग क्या बनाए इसका? सी बनाए हैं। छात्र को उनके भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित सलाह। आप लोग भी बनाए हैं। या अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यानी कि दुर्घटना हो गया, क्या हो गया है? अरे क्वेश्चन बोलिए, दुर्घटना हुआ ना, दुर्घटना के बाद दुर्घटना में कुछ क्षतिपूर्ति हुआ होगा उसका, हुआ होगा ना। माइनर है कि मेजर है वो तो एक्सीडेंट दिखा जाएगा, लेकिन अगर मेजर हो गया तो क्षतिपूर्ति, उसका क्षति हो गया कोई चीज, तो उस इंसान को क्या देंगे? जाएंगे शिक्षक क्या एक भाईचारे के नाते भी जाके उसको विल पावर देंगे। क्या देंगे? आत्मविश्वास कि मैं तुम भी आगे बहुत कुछ कर सकते हो, संभावनाएं दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं? एक मोटिवेशन का काम करेंगे। विकल्प आपको क्या बोल रहे हैं? विकल्प आपको मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं जी? जब संभावनाएं दिखाएंगे। विकल्प ऑप्शन ही तो बता रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। संभावनाएं दिखाएंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, हम तो बजरंगबली हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसमें आप समझिए कि इस तरह के दुर्घटना के बाद उसमें क्या बोला, परामर्श विद्यालय में देना सबसे उचित है। कि विद्यालय में जब आएगा तो उसको हम क्या करें? विल पावर ही देंगे ना, उसको हम क्या करेंगे? मोटिवेट ही करेंगे। तो बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने छात्रों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसके छात्रों को लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक सहायक है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। वह छात्रों को बताएगा कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक ना? वह अच्छे क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क की व्याख्या करेगा। जब छात्र निरीक्षण कर रहे होंगे वह क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन करेगा। छात्रों से क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। बताइए क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? क्रिकेट खेले हैं? तो जब खेले हैं तो आपका जो चीज मिस्टेक होता है उसका क्या करवाता है? याद होगा जब आप लोग खेलते होंगे तो कैच प्रैक्टिस बड़ी करवाया जाता था और कैचे छोड़ता था। ठीक है, तो शाम में जब सब क्रिकेट खत्म हो जाता था, जो इंटरेस्टेड लोग होते थे वो क्या करते थे? पूरा ऐसे फेंकता था, ऐसे फेंकता था, पूरा ऊपर में फेंकता था। वो प्रैक्टिस करना, मतलब कहीं ना कहीं जिस चीज में हमको दक्ष नहीं है उसका परफेक्शन लाना। अब बोला भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या अभ्यास से हम किसी भी चीज को पूर्ण रूपेण हासिल कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। और ये क्रियाकलाप की बात है, प्रैक्टिस की बात है। बात समझ रहे हैं? कंसंट्रेशन लेवल की बात है। और कैसे कैच लिया जा सकता है, न्यूटन का थर्ड लॉ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। बात समझ रहे हैं? ये सारे चीज कॉग्निटिव लेवल पे अंडरस्टैंड करना होता है, इसलिए प्रैक्टिस करवा करके उसको गेंद को कैसे रोका जाए उसका अभ्यास करवाया जाए। क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर टी इज राइट। क्लियर है?
देखिए सीडीपी में तो वैसे तो हम क्लियरली बोलते हैं कि प्रैक्टिस इज नेगेटिव, प्रैक्टिस इज नेगेटिव, मैंने बताया है ना, ड्रिल प्रैक्टिस लर्निंग बाय रोट, रोट बाय लर्निंग बोलते हैं ना, ये सब क्या है, पूरे निगेटिव है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रिकेट के क्षेत्र रक्षण में, वहां पे भैया अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे करोगे? आप पैडल शूट कैसे मार सकते हो सचिन तेंदुलकर जैसे? धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मार लोगे बिना प्रैक्टिस के लिए? जब आप नहीं प्रैक्टिस के मार लोगे, और जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 2-4 दिन मारेंगे आउट हो गए ठीक है, लेकिन कभी न कभी तो सुतर ही जाएगा, ये बात सच्चाई है ना। तो वो क्रिकेट के ग्राउंड की बात है, तो उसमें अभ्यास मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? क्या दिया? डेविड अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पियर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अरे वाह, आप लोग तो आज पूरा एकदम सही सही बनाए हैं। तो इसमें बताए थे एक कारक बी ने, एक कारक बी ने, दो कारक स्पीयरमैन, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर। स्थानिक किसमें घुसेगा, किसमें ऐड होगा? गार्डनर में ना, वो 9th पार्ट था जो क्षेत्र विषय का बात किया था, ये विद इंटेलिजेंस की बात है ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था मेरे थ्योरी क्लास से। बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता के अभाव को सूचित करता है? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक। कोहलबर्ग को पढ़ते हैं। कोहलबर्ग हमको क्या सिखाता है? नैतिकता सिखाता है। क्या सिखाता है? नैतिकता सिखाता है। और इन्होंने बोला है 3 स्तर की बात, 3 लेवल है। लेवल कितना है? लेवल। और चरण कितना है? यानी कि स्टेज। ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें क्या सब होता है 3 लेवल में? अगर 3 लेवल की अगर मैं बात करूं तो क्या सब हो जाएगा? हाँ, प्री कन्वेंशनल, बात को सुनते रहिए, प्री कन्वेंशनल ये होता है ना। और इसमें भी 2 चरण दिया हुआ है ना, पी और पी, प्राइज और पनिशमेंट, प्राइज और पनिशमेंट। और दूसरा में क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होगा। तो इसमें भी 2 स्टेज, 2 चरण होगा ना, 2 चरण। क्या हो जाएगा? गुड बॉय, नाइस गर्ल। और दूसरा क्या हो जाएगा? सोशल ऑर्डर। क्या हो जाएगा? सोशल ऑर्डर की बात होगी ना। और थर्ड में क्या हो जाएगा? पोस्ट कन्वेंशनल। और इसमें क्या होता है? आईएस, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और आई फॉर इंडिविजुअलिटी की बात की है, बात समझ रहे हैं इसमें। और इंडिविजुअलिटी को ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और इसमें यू जो है यूनिवर्सल की बात होती है, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है। क्लियर है? तो इसमें आप देखिए प्री कन्वेंशनल में क्या सब बात हुआ? प्राइज और पनिशमेंट की। आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? नैतिकता के अभाव को। आपको लगता है कि उसमें नैतिकता होता है कि वो डायरेक्ट अपना प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट के हिसाब से वो काम करता है कि नहीं करता है? तो अब देखिए तो कौन सा स्तर में जाएगा? है 3 काहे जाएगा जी? बात यहाँ पे ये है कि प्री कन्वेंशनल में, सुनिए, नैतिक हम पढ़ाए थे, तो इस बात को तो हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि प्री कन्वेंशनल में हम सीधा सीधा बताए थे कि इसमें जो है नैतिकता की अभाव होती है। किसकी अभाव होती है? नैतिकता का अभाव होता है कि नहीं होता है? नैतिकता का अभाव होता है, चूंकि वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करता है। उसको पिटाई नहीं लगे
इसलिए शांत रहता है। बात समझ रहे हैं? एक गिलास पानी ला के हमको तबे देगा जब उसको बताएंगे कि तुम ला के दो, तुमको बिस्किट खिलाएंगे, पटाख से बढ़िया से चमक के जाएगा और हमको क्या करेगा, पानी पिलाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि उसमें नैतिकता की बात है ही नहीं, ठीक ना। और इसमें आपको क्या लगता है, कन्वेंशनल में इसमें सोशल ऑर्डर की बात है, गुड बॉय नाइस गर्ल्स की है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें नैतिकता नाम की चीज आती है ना। इनफैक्ट आप लोग में भी आती है, जब क्लास में नहीं रहते हैं तो अलग सिनेरियो रहता है आप लोग का, जब क्लास में मैं एंट्री करता हूं तो क्लास का अलग सिनेरियो होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ नैतिकता वाली बात आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है ना। और इसमें पोस्ट कन्वेंशनल में ये तो हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो गया नैतिकता की बात समझ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात, मतलब दूसरे को कष्ट ना हो और बहुत जरूरत है तो हम थोड़ा बहुत उन नॉर्म्स को तोड़ के आगे निकलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कौन सा लेवल होगा इसका आंसर? प्रथम। कौन सा होगा? प्रथम। थर्ड फोर्थ पे चलते रहते हैं। कोहलबर्ग को इतना बार पढ़ाए हैं कि आप लोग को तो नींद में भी याद आना चाहिए जी, ऐसे ऐसे होता है। यस या नो? गुड। बताइए आप कितना अच्छी बात बताई। चौथा तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं, तीनों लेवले है तो चौथा लेवल कहां से होगा? रूपा कुमारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिर पियाजे जी आगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार ज्ञान इंद्रिय संवेदी प्रेरक अवस्था निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ, तार्किक क्रियाओं से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, विकल्प की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता। फोर्थ है सामाजिक मुद्दों से संबंधित। अब एक बात बताइए, इसमें से क्या बनाए आप लोग? क्या बनाए हैं? फर्स्ट वाले बनाए हैं। फर्स्ट वाले जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। चलिए इसमें अनु संवेदी परक अवस्था में से किसके साथ जुड़ी है? अनुकरण, स्मृति, मान बताए ना जी। गोल ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करती है। बात समझ रहे? अनुकरण वाली बात आती है कि नहीं आती है? आती है ना। और वो एज भी है तो 0 से 2 साल, और चाइल्ड डेवलपमेंट में तो हम पढ़ाए भी है ना शेषवा काल, शेषवा अवस्था बताए ना जी, 0 से 2 वर्ष। और जब जीन पियाजे पढ़ाए हैं तो सेंसरी भी पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? सेंसरी, ये भी 0 से 2 वर्ष। और सेंसरी में ही होता है गोल डायरेक्टेड और ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी बात होती है। और किसकी बात होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा इसमें? ये जो भी बनाए हैं बिल्कुल सही है। क्लियर है? और इस फेज में अनुकरण से ही ज्यादा कुछ सीखते हैं। जीवन में तो पैदा हुए, कुछ तो जानते नहीं थे, लेकिन जीवन का मूलभूत चीज, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, चलना फिरना घूमना कुछ बोलना, ये सीख जाते हैं बहुत स्पीड के साथ। यस या नो? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाषिक विकार नहीं है? इसमें बोल रहा है तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बात करना, हकलाना और बरबराना, तीव्र अस्पष्ट भाषण। क्या बनाया है इसका आप लोग? हैं? दूसरा। बी नंबर कौन बनाए? कितने लोग हाथ राइज करेंगे? सी, सी आप बनाए हैं। और कोई बनाया है सी? बाकी लोग जो नहीं उठाए हैंड, बाकी 4 नंबर। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या बनाया, क्या बता रहा है? भाषिक विकार नहीं है। मतलब हम बोलेंगे विकार मतलब क्या? हम बोलेंगे ओह मेरा दोस्त का शादी था, हम इतना खा लिए ना, खाना विकार कर दिया जी हमको, मतलब खराबी कर दिया। बात समझ रहे हैं? पूरा लोट पोट करके डाल दिए, मतलब विकार हो गया ना जी, सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो विकार ही तो हुआ। बात यह है कि भाषा भाषिक विकार नहीं है, मतलब भाषा वो खराबी ना करे। अब सेंस कनेक्ट कीजिए, खाना आप खा लिए तो नहीं पचा तो वो विकार हो गया, तो भाषिक विकार मतलब भाषा खराब ना हो। तो इसमें देखिए तो तुतलाना विकार वाली बात है ना, खराब वाली बात है ना,
इसको काटेंगे। धीमी या तेज से बात करना, हकलाना और बरबराना ये भी गलत बात है। तीव्र अस्पष्ट, अगर स्पष्ट रहता तो चल सकता था, लेकिन क्या है अस्पष्ट, यानी कि ये भी कैंसिल। इसका मतलब है कि धीमी बोले या तेज बोले, धीमी बोले या तेज बोले, सही से अगर बोल दिए तो वो विकार नहीं है। क्लियर हुआ? बी इज राइट। क्या हुआ बोलिए, बताइए। क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग, और आपका भगवान का दिया हुआ 2 आंख, 1350 ग्राम का न्यूरॉन, ठीक है। दिमाग का वजन कितना जी? 1350 ग्राम ना। अब उस दोनों का अंतः क्रिया करके आप छोड़ देते हैं, इसमें सीधे सीधे हम धीमी बोले या तेज बोले विकार थोड़े ना है जी। अस्पष्ट मतलब, स्पष्ट मतलब साफ साफ दिखना, अस्पष्ट मतलब साफ साफ नहीं दिखना, अस्पष्ट मतलब साफ साफ नहीं देखने को, ये विकार हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए बस। क्या दिया है? सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जाता है कि सुधार किया जा सकता है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। क्या बनाए इसका आप लोग? इसमें CCE की बात कर रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें किस चीज की बात कर रही है? CCE की कर रही है, यानी कंटिन्यू एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात कर रही है। इसका हिंदी होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, होता है ना। आप लोग पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि CCE से ही साइड लेकर के क्या आया है, इस CCE से ही साइड होकर के इसके अंदर की बात आया है फॉर्मेटिव। क्या आया है? फॉर्मेटिव और सबमेटिव, मतलब योगात्मक, रूपात्मक या रचनात्मक, जो बोलिए, ठीक है। बात समझ में रहे, यही से ये आया है, ठीक ना। और ये सारी चीज जब हो जाएगी तब लास्ट में क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? यानी मूल्यांकन की बात होती है लास्ट में। और इसका मतलब ही हुआ, सतत का मतलब क्या हुआ? लगातार। क्या हुआ? लगातार। व्यापक मतलब क्या? दायरा बड़ा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग ना। आपको हम पढ़ाए थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसमें अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? समझ। बात समझ रहे हैं? और उसका व्यापक रूप से कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन, बात समझ रहे हैं? उसमें मतलब उसका क्षेत्र जो है सो काफी बढ़ जाएगा सोचने विचारने का, ठीक है। दायरा मतलब क्या? बढ़ जाना, बढ़ना, ठीक है। अब मूल्यांकन का मतलब क्या? मूल्यांकन का मतलब क्या? अंतिम, अंतिम रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट। अरे सीटेट का रिजल्ट आपको हम क्या बताएं, अभी जो क्लास चल रही है, इस क्लास में जितनी भी गतिविधि हो रही है, बात समझ रहे हैं, वार्तालाप की जो भी गतिविधि चल रही है, वाद विवाद करके हो, चाहे जिस तरह से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये आपके लर्निंग के दौरान न हो रही है, ये फॉर्मेटिव की बात हो जाएगी। इसका बात हो जाएगी, फॉर्मेटिव की बात हो जाएगी। लेकिन जब आप सीटेटवा का एग्जाम दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? सबमेटिव की बात हो जाएगी। बात क्लियर हुआ? तो अब देखिए सीसी, इतना चीज मैंने बताया। अब आप ऑप्शन देखिए, क्या दिया? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने। अब बताइए कि बोर्डे का जवाबदेही कम करने की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे? इसको क्रॉस करेंगे, ये गलत हो गया। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ठीक है, होगा ये, ठीक है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, बात को समझिए, लगातार, लगातार और दायरा बढ़ना,
तो आपको नहीं लग रहा है समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना, यही ना बात हो गई है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम लोग बहुत सारा चीज क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है। और और लास्ट में क्या दिया, मूल्यांकन मतलब रिजल्ट की बात किया। तो इसमें दिया हुआ है दर्ज किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है। ठीक है, फाइंड कर लिए और उसको कंटिन्यू रूप से वो जहां था वहीं से आगे बढ़ाने का एक प्रयास होगा मेरा, बात समझ रहे हैं। और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, बात समझ में आया। सीसी का मेन मुद्दा ही यही है कि लगातार चीज करेंगे, उसका क्षेत्र बढ़ाएंगे और अंत में उसका रिजल्ट की बात करेंगे। और सीसी के अंदर जो है ये दो बात है, फॉर्मेटिव और समेटिव। जब इतना बात बता ही दिए तो एक दो चीज और है, उसको समझ लीजिए। इसी में दो तीन चीज है संदर्भित बातें, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तीन चार चीज पूछेगा, हर पेपर में पूछेगा। ठीक है, एक क्या पूछेगा, फोर, क्या पूछेगा, फोर ऑफ। अच्छा, व्हाइट से ज्यादा दिखता है, चलिए व्हाइट से ही ज्यादा सीधा समझिए ना कि तीन चार गो चीज है। फोर का यूज करते हैं ना, ऑफ का यूज करते हैं ना, एज का यूज करते हैं ना, एट का यूज करते हैं ना। आप इतना समझिए कि आप जब क्लास में पढ़ने के दौरान जब सीखते हैं, बात समझ रहे हैं, जब क्लास में, एक सेकेंड बाद में कॉल करते हैं। चलिए, मतलब ये फोर का मतलब क्या हो गया कि आप जब क्लास में मेरा क्लास कर रहे हैं, इस दौरान जो सीख रहे हैं, ठीक है, इसमें फोर लगा देंगे। और फोर जो है सो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव में भी फोर लगता है, फोर फोर फॉर्मेटिव। क्लियर हुआ, यानी कि पढ़ने के दौरान जो कुछ भी सीखेंगे उसमें फोर लगाएंगे। थोड़ा हिंदी वाला मत रटिएगा, इंग्लिश भी वाला याद रखिएगा। और जब भी आकलन वाकलन का चीज देखिएगा तो सीधा इंग्लिश वाला भी ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा, किसमें फोर लगा हुआ, किसमें ऑफ लगा हुआ। और अभी के बाद आपके दिमाग में ये सब चीज फिक्स हो जाएगा। ऑफ जो लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, समेटिव में यूज करेंगे। किसमें करेंगे, समेटिव में करेंगे। मतलब जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेटिव की बात हो जाएगी। एज की बात है, जब आप खुद से रूम के अंदर जब आप सेट लगाते हैं, स्व आकलन, खुद सेल्फ असेसमेंट, बात समझ रहे हैं। जब खुद से आप खुद का एवुलेट करेंगे तो उसमें एज की बात करेंगे, सेल्फ की बात। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। और एट की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है कि क्लास का दौरान भी खत्म हो गया जिसमें फोर का यूज करते हैं। ठीक है, जब सीटेट का एग्जाम देने जाइएगा मेन, तो वो क्या कहलाएगा, ऑफ कहलाएगा। और जब हम सेल्फ की बात करेंगे तो एज की बात करेंगे। और एट में क्या हो गया, जब ग्रुप वगैरह के साथ, पियर्स ग्रुप हो गया, मतलब सहकर्मियों के साथ जब आप कुछ सीखते हैं उसमें एट का यूज करेंगे। ये बात क्लियर हुआ आप लोग को, अरे यस या नो। तो अब बताइए इसमें कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, व्यवहारिक, प्रायोगिक, गणितीय या संसाधन पूर्ण बुद्धि, कौन सा होगा, क्या बनाए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब स्टर्नबर्ग स्टर्नबर्ग जब पढ़ाया था, त्रितंत्रीय प्रणाली पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एनालिसिस होता है, ठीक है, और क्या सब होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, और क्या होता है बताइए, किसी को याद नहीं है। नहीं पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग लेट से आए हैं, आप क्लास बंक किए होंगे इसलिए नहीं हुआ है। क्रिएटिव,
बात समझ रहे हैं? ये है त्रितंत्र स्टर्नबर्ग का। क्या है? ये त्रितंत्र है। अब तो नहीं बोलोगी ना कि मेरा छूट गया था, अभी बता रहे हैं ना। ये स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र है। ये तीन चीज को याद रखिए। एनालिसिस मतलब क्या? विश्लेषण। मतलब क्या? विश्लेषण। ठीक है। और क्रिएटिव का मतलब क्या? रचनात्मक या सृजनात्मक भी नहीं बोल सकते हैं, रचनात्मक। क्लियर है? और प्रैक्टिकल का मतलब क्या? व्यवहारिक। क्लियर है? तो इसके मतलब क्या क्या झलक रहा है हमको? सीधा सीधा व्यवहारिक बुद्धि। ये जो भी बनाए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है? मतलब डिसेबिलिटी। बात समझ रहे हैं? इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सा चीज हो सकता है? सांस्कृतिक विभिन्नता, प्रसवपूर्ण नशीली दवाओं का सेवन, शिक्षक की अभिक्षमता, साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। क्या बना है इसका? सही बना है? आपको मैं बताता हूं। कारण हो सकता है, संभावित चीजें बताया है। क्या चीज बताया है? संभावित चीज पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, और ऑप्शन यही चार में से आपको जज करना है। ठीक ना? तो इसका हो जाएगा प्रसवपूर्ण नशीली दवाइयों का सेवन। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे, जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो मैंने बताया था बाल विकास का, बाल विकास का कैसे किन किन चीजों से उसका विकास हो सकता है, और किन किन चीजों के कारण उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, खराब हो जाता है। मैंने पढ़ाया था। तो उसमें उसमें मैंने बताया था कि माता का गर्भावस्था का दौरान टाइम ड्यूरेशन, माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो वो टाइम ड्यूरेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उन कारणों से विकास नहीं हो पाता है बच्चों का, उनमें से एक कारण ये भी होता है। इसलिए प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बोला जाता है। सभी लोगों को, वैसे माताओं को सपोर्ट करना चाहिए, मेंटल पीस देना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो जो चीज आप अपने अंदर अच्छा चीज इनपुट करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है उन चीजों का प्रतिरूप के रूप में दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है? सुनिए, आराम से अपने एक लंबा सांस लीजिए, इस न्यूरॉन में ऑक्सीजन दीजिए क्योंकि इसको बहुत नीड होती है। ठीक है? और समझने का प्रयास कीजिए। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक पार्ट पढ़ाया था कि किन किन चीजों के कारण विकास होता है। विकास का आयाम भी पढ़ाया था, विकास का डायमेंशन भी, डेवलपमेंट का डायमेंशन भी पढ़ाया था। क्या 5 गो डायमेंशन होता है? मानसिक, शारीरिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक। ये एक बताया था कि मूलभूत रूप से ये सब विकास होता है। स्कूल सब नहीं लग रहा, हमारे स्कूल में सर्वांगीण विकास कराई जाती है। तो वही सर्वांगीण का मतलब है कि ये सारे डायमेंशन का विकास उस स्कूल में करवाया जाता है, क्रियात्मक विकास भी करवाया जाता है। बात समझ रहे हैं? उसमें पढ़ाया था कि जब उसका विकास ये चीज है, तो इस विकास में किन कारणों से विकास अच्छा हो सकता है और किन कारणों से विकास रुक जाता है, प्रभावित हो सकता है। तो उसमें बहुत सारा चीज बताया था, जिसमें कि हम बोले थे कि जैसे किसी बच्चा का अगर विकास अगर रुक जाएगी तो उसमें एक एड्रिनल ग्रंथि से थायरॉक्सिन रस निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण बौनापन का शिकार होता है। तो थायरॉक्सिन रस एड्रिनल ग्रंथि से जो है, जो स्राव होता है उस रस का, जिस बच्चे में नहीं होता वो बौना शिकार हो जाता है। तो बौना हो जाएगा तो कभी आर्मी उर्मी तो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा ना, तो उसका विकास का क्षेत्र रुक गया ना, कहीं भी अवरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरा चीज बताया था कि माँ जब गर्भावस्था के दौरान चल रही होती है तो उस टाइम पीरियड जो है माताएं का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। अगर वो माताएं चाय सिगरेट और पूरा दारू वारू पीने लगे तो उसका बच्चा क्या हो जाएगा, उससे भी बड़का दारूबाज निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका एक कारण है और इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात लर्निंग निर्योग्यता है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब किसी तरह की अक्षमता,
मतलब एक नॉर्मल लोग, नॉर्मल बच्चों की तरह उनका बच्चा व्यवहार नहीं करेगा, मेंटल लेवल पे उससे डिसऑर्डर चलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट। बातचीत नहीं, यहां ध्यान देंगे। कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार में, घर में, खेल के मैदान में, विद्यालय और छात्र। ये क्वेश्चन क्या बनाए जी? आए, क्या बनाए हैं? 4 नंबर जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली स्कूल, और इसमें कुछ था ही नहीं। भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में बहुभाषा कक्षाओं में प्राथमिक स्तर पर, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय कक्षाओं के संबंध में सबसे उचित कथन क्या है? क्या दिया एक में? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को सभी भाषाओं के में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित इज पॉजिटिव, ठीक है। जो बच्चे जो बच्चे कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, शिक्षक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब पहले से हमको उपेक्षा बना करके रखना होगा, गलत हो गया। छात्रों को अपनी मातृभाषा व स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। दंडित इज निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय में केवल उन्हीं छात्रों को दाखिल देना चाहिए जिनकी मातृभाषा शिक्षा की भाषा के रूप में हो। मतलब इतना ही करेगा स्कूल कि किस बच्चा को क्या आता है। हम तो समावेश इंक्लूसिव में भी बताए हैं, एनईपी में भी लिखा हुआ है। बच्चा अगर पहुंचा स्कूल में, टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है? अप्रैल में एडमिशन, अक्टूबर में छमाही, होता है ना? यस या नो? 2 टर्म 6 6 महीना की होती है, तो अप्रैल टू अक्टूबर 6 महीना, और फिर वहां से लेकर के बैक। और अप्रैल में एडमिशन, न्यू एडमिशन की एडमिशन स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? अरे बोलिए। तो उसमें जो है सो आप किसी भी लैंग्वेज वाले बच्चे जाए, टीचर का काम है उसको समाहित करना, प्रमोट करना कि तुम अंतः क्रिया से एक दूसरे का भाषा ट्रांसफर करो। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी तो सारे भाषा बोलने वाले बच्चे को हम एडमिशन लेते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को भाषाओं में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना। हम नहीं बोल रहे हैं कि अभी एक दोस्त, मान लीजिए बंगाली बोल रहे हैं, आप भोजपुरी समझ रहे हैं, उसको भोजपुरी बहुत पसंद है, दोस्ती कर लिया, सिखाओ हमको। धीरे धीरे हल्का हल्का कुछ 1 आध महीना में धीरे धीरे बहुत सारे चीज, काम का चीज सीख लेगा। सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? किस किस माध्यम से? अंतः क्रिया से। किससे? अंतः क्रिया से। यानी कि फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? किसका विकास? मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। इनमें से कोई नहीं। क्या बनाए आप लोग? सी बनाए। क्योंकि जब हम विकास पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? विकास पढ़ाए थे और वृद्धि पढ़ाए थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाए थे। तो विकास के बारे में बताए थे कि ये लचीला होता है कि नहीं होता? मतलब नॉर्मल टू हाई होता है कि नहीं होता है? निम्न से उच्च होता है, सरल से जटिल होता है। बोले कि नहीं बोले हैं? ये सब होती है। और क्या होता है इसमें? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। क्योंकि जो गुणात्मक मतलब क्या, बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई के रूप में उसका डेवलपमेंट होता है। ब्रेन का नैतिकता वगैरह जो नॉर्मल चीज से सब चीज है, वो ग्रेसअप अपने सोशल से वो अंडरस्टैंड करता है। समझ में आ रही है बात को? और ग्रोथ में क्या था कि ये सिर्फ और मात्रात्मक की बात करती है। क्या की करती है? मात्रात्मक की बात करती है। और इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं होता, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ये सब चीजों की हम चर्चा किया था ग्रोथ में। बात समझ रहे हैं? तो इसमें दिया है कि मानव विकास की, तो मानव विकास की, तो मानव का जब विकास होगा तो मानव तो ग्रोथ भी करता है और विकास भी करता है कि नहीं करता है? तो उसमें क्या हो जाएगा? दोनों आ जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक। सी वाले जितने 3 नंबर बनाए हैं एकदम बिल्कुल सही है। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, गलत हो गया। एक अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, वो गलत हो गया। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये ठीक लग रहा है। प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, मतलब हम टेस्ट लेकर के एडमिशन लेंगे, गलत। क्या हो जाएगा, सी वाले बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में सहायता करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद, क्या चीज, वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उनके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे तथा अपने तरीके से स्थिरता के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। किसके अनुसार से? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का जैसे ही चर्चा करते हैं तो पहला चीज हम क्या याद रखेंगे, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीन चीज याद रखेंगे। साथ साथ में MKO, मोर, ZPD, कोलाबोरेशन, सहयोगात्मक वाली बात, प्राइवेट स्पीच, नेक्स्ट इनर स्पीच, और क्या बोल सकते हैं, सोशल स्पीच भी बोल देते हैं। सोशल का तो सोशल में बताएं, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीजें दिमाग में क्या आ जाना चाहिए। और इसके बावजूद एस्के फोल्डिंग भी याद रखना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस्के फोल्डिंग भी याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब आपका कीवर्ड है वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अब बात यहाँ पे ये है, शिक्षिका विद्यार्थियों की इस रूप में सहायता करना चाहती है, जो टीचर है आपकी, किस रूप में, एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण, बहुत सारे एंगल से, ठीक है, सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों को एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अवसर देती है। कोई भी टॉपिक है, वाद विवाद का मतलब ही होता है, जैसे कि आपके क्लास में हम बोल देंगे दहेज प्रथा एक बहुत बुरी चीज है, ठीक है, तो गर्ल्स लोग ले लेगी सच में बहुत बुरी चीज है। बॉयज लोग ले लेगा, नहीं नहीं सर हम लोग नहीं लेते हैं, वो खुद बढ़िया लड़का तलाशने के लिए वो पैसा देकर शादी करती है, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं तर्क वाली बात है, तो ये वाद विवाद की बात है, बात समझ रहे हैं। इसमें वाइगोत्स्की के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे, क्या करेंगे, आत्मसात, निर्माण, परिचालित, तर्क संगत। क्या बना है इसका, तर्क संगत। क्यों बना है, बात को यहाँ ये है कि वाद विवाद जब करेंगे तो इसके अवसर देंगे। अवसर क्यों देते हैं, आपको हम अपने क्लास में कोई भी चीज जानकारी देने से पहले देते हैं तो बीच में हम थोड़ा क्वेश्चन राइज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ना जी आप लोग से। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं, ताकि आपका जो डाउट था वो बहुत बारीकी से वो क्लियर हो जाए, बात समझ रहे हैं, वो सेट हो जाए आपके। यानी कि आत्मसात की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, आत्मसात। जो तर्क संगत लगाए हैं रॉन्ग है, ठीक है। लॉजिक उजिक से कुछ नहीं, आपको आत्मसात होना चाहिए, कोई भी चीज से क्लियरेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं रियलाइज होना, आत्मसात होना, कोई भी चीज को एडेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, बात समझ रहे हैं। वाद विवाद दिया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, वाद विवाद का इंग्लिश क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बीएड डीएलएड वगैरह में आप लोग को करवाता होगा, वो करवाता है क्या। अभी जो हम बोले कि एगो टॉपिक दे दिए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल समझिए कि दहेज प्रथा एक बुरी आदत है, या दहेज प्रथा एक बुरी प्रथा है, इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट को बोलेंगे फेवर में बोलो, और एक स्टूडेंट को बोलेंगे उसके अगेंस्ट में बात करो, बात समझ रहे हैं। और बात करके किसी विषय बिंदु पे जरूर पहुंचेंगे कि वास्तविकता कहाँ सच्चाई है, किस पॉइंट तक ये सच है, सच हो सकता है, या कहां तक रियलिटी है, आत्मसात कर रहे हैं चीजों को, वहां तक पहुंचना ही वाद विवाद कहलाता है, बात समझ रहे हैं।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए महत्वपूर्ण कारक है? किसके लिए? सक्षम बच्चे के लिए। ठीक है, सक्षम मतलब क्या? जैसे आपके बारे में बोलेंगे, आप एक सक्षम स्टूडेंट हैं, बोल सकते हैं, उसी की बात कर रही है। उसमें क्या होगा? उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, मतलब नियंत्रित करना इस गलत ना, उसके ग्रेड में सुधार करना। ठीक है, सक्षम बच्चे के लिए तो ग्रेड की बात कर रही है, तो ग्रेड वगैरह तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके कौशलों का संवर्धन करना, मतलब उसके स्किल जो जहां है उसको इंप्रूवमेंट करने की बात करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। यानी कि सी इज राइट, उसकी पीड़ा को कम करना, मतलब उसके जीवन में जो दुख दर्द है उसको कम करने चलेंगे कि उसको क्या सिखा रहे हैं, किस तरह का हम स्किल्ड पर्सन बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से नहीं बोलेंगे। पीपीटी बनाने के लिए सीखना है, उसमें बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में आपको सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, उसमें आपका हैंड कैसे कैसे काम करेगा, उसमें फिंगर रखने का हम स्किल सिखाएंगे, करेंगे जी। तो उस क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ेंगे उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट, सुरेश आमतौर पर शांत कमरे में अकेले अध्ययन करना पसंद करता है, जबकि मदन एक समूह में अध्ययन करना पसंद करता है। यह उसके डैश में विभिन्नता को दर्शाता कारण है। अधिगम शैली, प्रावर्तनता का स्तर, अभिक्षमता, मूल्य। क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। ठीक है, एक बात बताइए, कोई स्टूडेंट दिन में पढ़ते हैं, एक बात मैं बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट को दिन में अच्छा कंसंट्रेशन लेवल होता है, कोई स्टूडेंट मॉर्निंग में 4 बजे जग करके सुबह के 8 बजे तक जो स्टडी करता है उसका कंसंट्रेशन लेवल रहता है। कोई स्टूडेंट होता है कि शाम में 8 8 बजे 7 बजे बैठा और सुबह के 4 बजे 5 बजे तक मॉर्निंग वॉक करके आता है तब सोता है। ये कहीं ना कहीं उसका अपना क्या है, शैली है, अपना स्टाइल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपने अपने जगह करता है, ये सिंगल करता है, ये ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है। बात समझ रहे हैं? मतलब बहुत लोगों से बातचीत करना एक्सट्रोवर्ट, अकेले रहना इंट्रोवर्ट। बात समझ में आया है? तो ये कहीं ना कहीं अधिगम शैली है, लर्निंग करने का एक तौर तरीका है अपना। ठीक है, तो जो ए बनाए हैं बिल्कुल सही है। कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब एक क्लास में जो क्रियाकलाप एक्टिविटी कराएंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षक पर काम करने का बोझ कम करना, गलत। बच्चों को अधिगम में सबसे ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना मतलब मोटिवेट करना। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है। अवधारणा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, ठीक है, ये गलत है। छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना, क्या हो जाएगा? अरे हम बता रहे हैं कि कोई एक्टिविटी करवाएंगे, उसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर हम गृह कार्य दे रहे हैं, कोई भी चीज असाइनमेंट दे रहे हैं कि ये काम आपको करके आना है, आप उसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका मेन कारण क्या है कि जो बताएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो है सो जुड़ के आएगा। हम उसको बोलेंगे कि जब हम बच्चे को राजनीतिक के बारे में पढ़ाएंगे तो क्लास में बच्चों को कभी कभी क्या करवाते हैं, सांसद भवन का रूपरेखा बनवाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? यस या नो? तो उसमें आप देखते होंगे कि लड़का लोग बच्चे लोग इंटरेस्टेड होता है, वो बोलेगा हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उसमें बैठने का काम होता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, तो उसमें लोग सब आएंगे, बच्चे सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा? यादाश्त थोड़ा ज्यादा रहेगा। और कोई भी एक्टिविटी शिक्षक उसी प्रकार का करवाता है जो उसके विषय वस्तु और उसके जीवन से रिलेटेड और रेलिवेंट रहता है। बात समझ रहे हैं?
नेक्स्ट, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से सवालों का जवाब सीख सकते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है। वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। शिक्षक बेहतर ढंग से कक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो नियंत्रण इज नेगेटिव डायरेक्टली, हो गया कि नहीं? पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता, पूरा जल्दीबाजी, हरबरी ब्याह कनपट्टी सिंदूर, वो गलत, ठीक है। वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं, ये तो सही बात है, सवाल जवाब सीख सकते हैं, यानी कि ए और क्या है, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। ये दोनों अच्छा चीज है, या क्या है, दोनों अच्छा चीज है। लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में इसमें सामाजिक कौशल दिया है। जब सीनियर है तो आप अपना अनुभव अगर हमको नहीं दिए तो हमको क्या फायदा है आपसे जुड़ के जी? यस या नो? क्या हो जाएगा? सी इज राइट, 3 नंबर सही। क्लियर है? नेक्स्ट, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए, उन छात्रों की तलाश करें जो अच्छी अंग्रेजी बोलती हो और अमीर घरों के हो। ये सब तो एकदम गलत नहीं जी। हम ढूंढेंगे शिक्षक को कि मतलब अच्छा घर से हो, अंग्रेजी बोले, उसको हम सैल्यूट करेंगे। हम देखेंगे बच्चा में क्या है, क्यूरियोसिटी है कि नहीं है। क्यूरियोसिटी है, इच्छा शक्ति है उसको कुछ सीखने का, तो कहीं भी रहे, किसी भी हालात में रहे, उसको लर्निंग होगा, उसको लर्निंग करवाएंगे। बात समझ रहे हैं? और वो उसको क्यूरियोसिटी इतना इंपॉर्टेंट चीज है, वो मतलब इतना संघर्ष करने के लिए बेताब रहता है कि अगर कोई एमक्यू नहीं भी मिलेगा, वो खुद से एमक्यू बन करके खुद के आप आगे बढ़ जाता है। क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। कक्षा में तो विविधता तो होती है, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से 100% मैचिंग नहीं है ना, नहीं है। तो क्या शिक्षक उसमें कुछ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे? नहीं ना, उसको इग्नोर करके चलते हैं, क्यूरियोसिटी देखते हैं। इसका मतलब ये प्रोत्साहित करने वाली बात है। आगे देखते हैं, सख्त नियम बनाएं, चलिए खत्म कीजिए। वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को नीची नजर से देखेंगे, मत अभी ना अभी बोले कि मतलब हमको उसके बैकग्राउंड से नहीं देखना है, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक जो डिफरेंस है उन चीजों को हम नजरअंदाज करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब सेकंड जो बना है बिल्कुल सही है। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, यानी कि एगो गांव वाला होगा, एगो उसका फादर का ज्वाइनिंग हुआ होगा उस गांव में, वो अपना भाषा जानता होगा, इंग्लिश सीख रहा है, बात समझ रहे, वो हिंदी सीखने चाह रहा है, दोनों काम एक ही कर रहा है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति समायोजन, सरलीकरण, विकासात्मक और अत्यंत सशुद्धता। क्या हो जाएगा इसमें? 1 नंबर, वेरी गुड। कौन बनाए 1 नंबर? आप बनाए। 2 नंबर कौन बनाए? आप। थर्ड कौन बनाए हैं? इसमें जनसंख्या ज्यादा, अत्यंत सशुद्धता, बहुत अच्छा, मतलब चारों बना दिए हैं। आप एक बात समझिए, दोनों के बीच का मेन मतलब क्या होता है? एक जो है अंग्रेजी जानता था और एक आदमी था कि वो हिंदी ही सीख रहा है, ठीक है, और एक दूसरा भाषा जानता था लेकिन हिंदी तो नहीं जानता था ना, वो हिंदी सीखने के लिए आया है। तो जैसे कि ये पहली बार सीख रहा होगा हिंदी, तो भी उस तरह का दिक्कत, वो भी तो दूसरा भाषा सीख करके हिंदी सीख रहा है, यानी दोनों का इस विषय के प्रति नॉलेज का जो स्तर होगा, लेवल होगा, इक्वल होगा, हिंदी के प्रति होगा ना।
जब उसको सिखाएंगे तो उसका क्या होगा, विकास होगा। दोनों किस रूप में काम करेंगे। अरे आप तेज हैं, बहुत अच्छा। कल 30 में 30 आया था ना आपको, बहुत अच्छा। चलिए सीखा, ये समझ में आई बात। सात को आप लोग का एग्जाम है ना, सात को। भाषा विकास के समर्थन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका गलत है। इसके लिए भाषा विकास के समर्थन यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए कौन उसको क्या कर सपोर्ट कर रहा है। किसी भाषा विषय पर लगातार बच्चे को बात करने देना, ठीक है। उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, अमान्य करना तो गलत हो गया। बच्चों द्वारा की गई पहलों का समर्थन करना, ये ठीक है। भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये भी सही है। क्या दिया हुआ सही, गलत तरीका, तरीका गलत है। उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, बिल्कुल। बच्चा जब आएगा, बच्चा जब आएगा तो बच्चा को तो वो घरेलू भाषा जाने या मातृभाषा जाने या जो भी भाषा जाने, माँ बाप से जो सीखा होगा इन्वायरमेंट से, वो उसी भाषा में बात करे। और टीचर भी लोकप्रिय वही हो पाएगा जब उस भाषा को टीचर जानता हो, और उस बच्चे को अपने नजदीक लाने के लिए हमको उसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमारे गांव में बोलेंगे की बालक की हालचाल, सब ठीक ठाक। बात समझ रहे हैं, उसमें उसको लगेगा अपनापन का बात होगा। किस चीज की बात होगी, अपनापन की बात होगी। आप ऐसे भी देखते होंगे, शहर गांव से बाहर निकलते हैं पढ़ने लिखने के लिए, जब जिस क्षेत्र में आप रह रहे होते हैं, अगर उस क्षेत्र का भाषा अगर टोन आप पकड़ लिए तो उस मोहल्ले का आदमी जो है सो थोड़ा आपको ज्यादा नजदीक बिठाता है, बिठाता है ना। आप अगर नहीं उसके बात को नहीं बोल पा रहे हैं उसके लैंग्वेज में, तो आप उनसे उतना ही दूर फील करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये साइकोलॉजी जो है सो टीचर को भी बोलता है कि आप अगर उस क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं तो मैक्सिमम क्षेत्रीय भाषा में ही आप पढ़ाइए। लैंग्वेज इज डजंट मीन, वो कोई मतलब नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग इज मेन थिंग। अगर उसको हम समझा दिए और उसको अंडरस्टैंडिंग आ गया बच्चे को, तो जिस दिन वो भाषा सीखेगा वो उस भाषा में बोल देगा। लैंग्वेज इज डजंट मीन, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में बोले, चाहे घर में जिस तरह बात करे उस तरह बोले, या प्योर हिंदी में बात करे, या इंग्लिश की बात इंग्लिश में, अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट, एक अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष कहकर संबोधित किया। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वह अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करती है। क्या बनाए आप लोग। थर्ड कौन कौन बनाए हैं, आप बनाए हैं, वेरी गुड। सेकंड, अच्छा, अब बाकी लोग। अरे अच्छा, एक बात बताइए, फर्स्ट भी बनाए हैं। एक बात बताइए, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, अधिकार मतलब समझती है। बात यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष कहकर संबोधित करता है। कहीं न कहीं ये लिंग मुक्त की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, ये सेकेंड इज ट्रू। जो सेकेंड बना है बिल्कुल सही है। पूर्वाग्रह कल नहीं समझे थे, फिर से समझ लीजिए। टू को तो शब्द है जो कि बार बार परेशान करता है सीटेट में। पूर्वाग्रह का मतलब हो गया, वो मतलब लिंग मुक्ति, मतलब ये लड़का है कि लड़की है, इन सब चीज कोई मुद्दा नहीं, इसको समाप्त करना है। इक्वलिटी, समानता, समानता की बात करवाना है। पूर्वाग्रह का मतलब हो गया कि आपके कान में आकर के, अच्छा, जो लोग इलिटरेट होते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको अगर उसको जिस पे भरोसा होता है
वो आदमी अगर उसके कान में कुछ अगर गलत अवधारणा बैठा दिया, आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपकी बात को वो नहीं मानेगा। बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान का उदाहरण दिए थे तो बात तो सही है ना, वो हमारे इंडिया में आके बम फोड़ता है, और बम तो फोड़ता है तो फोड़ता है, हमारे जवान का जो क्षति जाता है, हमारे देश की कितना बड़ा सार्थक लोगों का क्षति हो रहा है, उसका दर्द हम लोग को पता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उस वहां पे शिक्षा नहीं, वहां पे क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है तो उसका जो मेंटर है, जो उसको पैसा उसा देता है और पैसा के नाम पे वो कुछ भी करने को रेडी हो जाता है, तो उसको पढ़ाया जाता है कि हम तो पैसा तो देंगे ही, तुम मर जाओगे तो। लेकिन मर जाओगे तो जो तुम यहाँ पे सुख सुविधा नहीं देख रहे हो ना, ऊपर में एसी से भी बड़का एसी लगा हुआ है, वहां पूरा सुख सुविधा, मटन उटन डेली दिन में 3 टाइम मिलेगा, ठीक है, जिसको जन्नत बोलते हैं। बात समझे? तो वैसे लोगों, किस बात को समझिए, वैसे लोग किस ग्रह से ग्रसित होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम प्रीजुडाइज का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? प्रीजुडाइज, उसका हिंदी होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग, ठीक है। और दूसरा रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब क्या? करंट सिनेरियो को वो एडेप्ट नहीं कर पाना, या दूसरे लैंग्वेज में बोल, दूसरे अर्थ में बोल सकते हैं, करंट सिचुएशन को वो समझ ही नहीं पाया कि सच में ये करंट चीज हो रहा है। उसको अपने जमाना में जो पता था, उस पता को आज से कंपेयर करके इसको बोलता नहीं, ये अच्छा नहीं है। बात समझ रहे हैं? उसको रूढ़िवादिता बोलते हैं। क्लियर? जेंडर वाइज जो मेल फीमेल में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हो, दोनों में बाइस्डनेस हो, पक्षपात वाली बात। बात समझ रहे हैं? अब पक्षपात नहीं होगी तो हमको क्या मतलब है? काम है, ये काम कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जरूरी थोड़े गर्ल्स हो, गर्ल्स से जरूरी है, बॉयज से जरूरी है। घर का खाना बनाएगी लड़की तो बनाएगी, हाँ? खाना लड़का नहीं बना सकता है? लड़की से खराब खाना बनाता है लड़का लोग, हाँ? बनाता है जी। तब देखिए होटल मैनेजमेंट का डिग्री वगैरह करता है तो उसमें गर्ल्स नहीं, बॉयज भी बहुत आगे है। हमारे अक्षय कुमार अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं वो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक भाषा डैश में शामिल होती है। क्या दिया है? कल्पना शक्ति, सार्थक प्रतीक, छवियां, मूल्यांकन। क्या बनाए हैं? 1 नंबर कल्पना शक्ति। एक भाषा डैश में शामिल होती है, कल्पना शक्ति। वेरी गुड। और 2 कौन बनाए हैं? आप बनाए हैं, आप बनाए हैं। सार्थक प्रतीक। भाषा देखिए कहीं ना कहीं आपको, आपके भाषा सीखते ही हैं हम अपनी सार्थक चीजों को, जो जेन्युइनली समस्या है, इन चीजों को ध्वनि के रूप में भाषा का यूज करते हैं और दूसरे तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। और भाषा तो वही कहलाएगी जो मैक्सिमम लोग उन चीजों को लिखकर, पढ़कर, सुनकर समझ सकता हो, वही भाषा कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? और ये कहीं ना कहीं सार्थक प्रतीक की बात होती है, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि आप लोग इतने दिनों से, 2.5-3 महीनों से सीटेट का क्लास कर रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप बोलेंगे ना, ये मेहनत मेरे लिए सार्थक रहा। बात बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोले तो बी। नहीं, बी इज राइट। चलिए, तनाव परीक्षाओं में प्रदर्शन को प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से क्या इस तथ्य से संबंधित है? संज्ञान संवेग, तनाव विलोपन, प्रदर्शन चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। क्या बना है इसका आप लोग? फर्स्ट, ठीक है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? फर्स्ट बना है, बहुत अच्छा है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? HMT, बेवकूफ लोग, HMT। संज्ञान का मतलब क्या? संज्ञान का मतलब क्या? HMT, हेड माइंड थिंकिंग।
यानी कि ये तीनों चीज में बहुत तर्क विचार करेंगे, फैसला लेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, उसके थोड़ा दूरदृष्टि रखेंगे। बात समझ रहे हैं? कॉग्निटिव की बात हो गई। और संवेग, संवेग का मतलब क्या? गुस्सा होना, हंसी आना, प्यार आना, नफरत होना। बात समझ रहे हैं? ये सब चीज क्या? इमोशनल की बात हो गई, संवेग। बात समझ रहे हैं? और इसमें देख लीजिए प्रदर्शन, तनाव, तनाव वाली बात आ गई ना। अभी नहीं बोले गुस्सा करना, प्यार आना, नफरत करना, झगड़ा करना। बात समझ रहे हैं? हंसना, रोना, ये सब क्या है? इमोशनल का अंडरस्टैंडिंग का एक विषय बिंदु है। तो उसमें तनाव से रिलेटेड हो गया, संवेग की बात हो गया। क्लियर है कि नहीं? और दोनों, दूसरी बात है कि प्रदर्शन करने की, उसमें अच्छा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे अच्छा से, तो उसमें तो बहुत एचएमटी की जरूरत है कि नहीं है जी? संज्ञानात्मक की, संज्ञान की। इसलिए ऑप्शन ए इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ठीक है। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, संगीत की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, सीधा बात है। देखिए यहाँ बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। बात में देखिए संगीत की आवश्यकता क्या ये है कि नहीं है? साइकोलॉजी में नहीं को हटा दीजिए, पहले हाई कौन है वो देख लीजिए। ये तो लग रहा है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, इसकी भी जरूरी है। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है कि नहीं? इसका मतलब नहीं जब पूछ रहा है तो इसमें नियमित रूप से शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकाल। एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है, इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? जब जब तक बेहतर प्रदर्शन न करे तब तक रुके रुके नहीं। ठीक है। उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें, परीक्षा में उसे अनुग्रह अंक दें, उसके माता पिता से पूछें कि क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए। हिम्मत है? अब क्या हो जाएगा? शिक्षकों का सर्वोत्तम मतलब बेस्ट क्या होगा? बेस्ट तो यही होगा कि हम आपसे इंटरेक्ट करके वाद विवाद के माध्यम से या कोई क्रियाकलाप दे करके आपका हम ऑब्जर्व करके हम फाइंड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर, कहाँ पे दिक्कत है, फंस रहा है। बात समझ रहे हैं? तो क्या देंगे? तो उसके अनुपलब्धि का कारण खोजेंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि बी इज सेकेंड इज राइट। सीता ने हाथ से चावल और दाल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह उसे मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने भोजन में दाल और चावल खाने की डैश कर देती है। बेवकूफ लोग। क्या बनाया है इसका? समायोजन का मतलब क्या बताए थे? संशोधन करना। एकोमोडेशन पढ़ाए थे ना, उसका हिंदी होता है ना समायोजन। एकोमोडेशन कब करते हैं? जब उसमें संशोधित कर देते हैं। तो इसमें वो बात थोड़े ना है माँ बाप डांट फटकार करके सिखाया कि चल चावल चावल दाल को, तो बच्चा भी धीरे धीरे खाना स्टार्ट किया। पहले तो माँ बाप उसको मुंह में खिलाता है खा के, फिर उसको खाना सिखाता है। एक दिन वो हॉस्टल भेज देते हैं, तो हॉस्टलों में वो चीज को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। आत्म कहीं ना कहीं वो रियलाइज करता है, उस चीज को स्वीकारता है, अडेप्ट कर लेता है। आत्मसात की बात होगी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं जी? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक के स्तर में अवधारणाओं के अभी तो हम बताएं जी। किसका है? प्री कन्वेंशनल बताए ना, और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 लेवल और 6 स्टेजेस, स्तर 3 चरण 6। PPGS IS पढ़ाए थे ना। तो कोहलबर्ग का क्या है? नैतिक
10, यानी सेकंड इज ट्रू। क्लियर है? तो क्लोज कीजिए। समझ में आया ना जी? कितना सही हुआ जी?